कल एक ऐसी खबर आई है जो आम आदमी की उम्मीदों और उसकी सोच का बोझ और भी ज्यादा बढ़ा देगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं भक्त लोगों से कि भक्त लोग इस खबर से जितना दूर रहें उतना ही बेहतर है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी खबर आती है जिससे मौजूदा सरकार पर सवाल उठते हो तो भक्तगण बिल्कुल ऐसा ही करते हैं जैसा शतुरमुर्ग अपनी गर्दन को रेत में घुसा देता है। कैसा उसको लगता है कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। इट्स लाइक आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ दिस। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ताजा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी एफएसआर ने देश की आर्थिक हकीकत पर एक अहम रोशनी डाली है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में प्रति व्यक्ति कर्ज लगभग 90,000 की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2023 में जहां एक भारतीय नागरिक पर औसतन 3.9 लाख का कर्ज था, वहीं मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 4.8 लाख तक पहुंच चुका है। ये जानकारी आर्थिक समय यानी इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट में दी गई है। आरबीआई के मुताबिक ये कर्ज मुख्यतः उच्च श्रेणी के उधारकर्ताओं यानी प्राइम और उससे ऊपर की कैटेगरी वाले लोगों के लिए है। इसके अलावा हाउसिंग लोन का एक बड़ा हिस्सा इस वृद्धि में योगदान दे रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि देश के कुल घरेलू कर्ज में करीब 29% हिस्सा सिर्फ हाउसिंग लोन का है, जबकि 55% हिस्सा गैर आवासीय खुदरा कर्जों का है, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कंज्यूमर लोन एक्सेट्रा। हालांकि आंकड़ों के अनुसार भारत का घरेलू कर्ज अभी भी उभरते हुए बाजारों यानी ईएमईएस के मुकाबले में कम है। दिसंबर 2024 तक घरेलू कर्ज जीडीपी के अनुपात में 41.9% था, जो कि इंटरनेशनल आंकड़ों की तुलना में सुरक्षित माना जा सकता है। लेकिन साथ ही रिपोर्ट यह भी संकेत दे रही है कि कुछ जोखिम संकेत अब सतह पर आने लगे हैं और रेटेड उधारकर्ता में भी कुछ हद तक डिफॉल्ट या समय पर भुगतान न करने वाले कर्ज भी मौजूद हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने इस बढ़ते हुए कर्ज को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब देश में आम आदमी पर 4.8 लाख का कर्ज हो जाए तो ये सरकार की आर्थिक नीति की असफलता के संकेत हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस कर्ज वृद्धि को लेकर नेगेटिव रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर ये कर्ज उत्पादक क्षेत्रों में जा रहा है जैसे कि रियल एस्टेट, शिक्षा या व्यापार, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन अगर ये कर्ज केवल उपभोग की वस्तुओं या क्रेडिट कार्ड खर्चों में जा रहा है तो इससे भविष्य में भुगतान संकट पैदा हो सकता है। नई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट इस पर भी इशारा करती है कि भारत में पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और यहां तक कि गोल्ड लोन जैसी कैटेगरी भी बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। यह आर्थिक बदलाव का संकेत है, लेकिन इसके साथ साथ कर्ज स्थिरता और भुगतान अनुशासन की आवश्यकता भी जरूरी हो गई है। जहां एक तरफ तो कर्ज पहुंच बड़ी है और लोगों के पास फाइनेंसिंग के जरिए, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारी और संतुलन की जरूरत अब पहले से कहीं अधिक है। इस तरह आरबीआई की ये रिपोर्ट हमें देश के आर्थिक स्वास्थ्य के एक मिश्रित चित्र से अवगत कराती है, जहां एक तरफ कर्ज तक पहुंच बड़ी है और लोगों के पास फाइनेंसिंग के जरिए, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारी और संतुलन की जरूरत अब पहले से ज्यादा है। हाल ही में भारत के कई महानगरों में ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित टैक्सी और बाइक टैक्सी सेवाओं के किराए में अचानक से तेजी आ गई है। यात्रियों को अब पहले की तुलना में लगभग 2 गुना किराया देना पड़ेगा, जिससे सोशल मीडिया पर भी नाराजगी साफ देखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ने वाकई इन सेवाओं के किराए को अधिकतम रूप से 2 गुना कर दिया है? असल में मामला कुछ और है। केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई सीधा आदेश नहीं आया है कि किराया 2 गुना कर दिया जाए, लेकिन कई राज्य सरकारों और परिवहन विभागों ने हाल ही में ऐप आधारित एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नियमों को सख्त किया है। इसके तहत कंपनियों को रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्स, बीमा और ड्राइवर वेज को लेकर अधिक पारदर्शिता और अनुपात सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। इन सभी बातों का सीधा असर कंपनियों की ऑपरेटिंग लागत पर पड़ा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार चढ़ाव, वाहन रखरखाव की बढ़ती लागत और ड्राइवरों की संख्या में आई गिरावट की वजह से भी किराए में इजाफा हुआ है। कई शहरों में यात्रियों ने देखा है कि सामान्य दूरी के लिए पहले जहां 80 से 100 रुपए देने पड़ते थे, अब वहीं यात्री को 150 से 200 रुपए तक पहुंच हो रही है। कुछ मामलों में पीक टाइम या बारिश के दौरान ये दरें और भी बढ़ जाती हैं। रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवा भी अब पहले जितनी सस्ती नहीं रही है। पहले 3 किलोमीटर की दूरी 20-30 रुपए में तय हो जाती थी, लेकिन अब उसी दूरी के लिए 50-60 रुपए वसूले जा रहे हैं।
दरअसल ऐप पर सर्चिंग प्राइस और बेस फेयर दोनों में बदलाव किया गया है, जिसे ग्राहक स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में सबसे ज्यादा असर देखा गया है। बेंगलुरु में आरटीओ द्वारा रैपिडो और अन्य बाइक टैक्सी सेवाओं पर बैन लगाने की कोशिश के बाद किराया और भी अस्थिर हो गया है। उबर और ओला ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने किराए में बढ़ोतरी ड्राइवर पार्टनर्स की भलाई के लिए की है ताकि उन्हें बेहतर कमाई मिल सके। कई जगहों पर लोगों ने शिकायत की है कि रात के समय या तेज बारिश में ऐप्स मनमाने दाम दिखाते हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। दिल्ली में उपभोक्ता अधिकार संगठनों ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कंपनियों से पारदर्शिता की मांग की है और सरकार से प्राइसिंग रेगुलेशन की मांग की है। दिल्ली और महाराष्ट्र में सरकारें अब राइड हेलिंग सेवाओं को रेगुलर करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर रही हैं, जिसमें किराया, बीमा और ड्राइविंग सुविधाएं जैसे मुद्दों पर कवर किया जा सकेगा। फिलहाल तो ग्राहक इसी कंफ्यूजन में है कि ये किराया बढ़ा क्यों और आगे कितना बढ़ सकता है। कंपनियां कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही हैं और ऐप पर किराया हर घंटे, हर मौसम और हर इलाके के हिसाब से बढ़ता रहता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सरकार को अब इस सेक्टर में हस्तक्षेप करना चाहिए और क्या यात्रियों को राहत देने का समय आ गया है। आइए अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज पर। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में हुए एक स्नाइपर हमले में इजराइल की प्रतिष्ठित एगोज यूनिट का एक सैनिक मारा गया है। यह हमला उस वक्त हुआ जब इजरायली बल गजा के अंदर एक सैन्य अभियान चला रहे थे। रिपोर्टों के अनुसार गोलीबारी की दिशा स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह हमला गाजा के भीतर सक्रिय एक फिलिस्तीनी स्नाइपर द्वारा किया गया था। एगोज यूनिट इजरायली सेना की सबसे प्रतिष्ठित और संवेदनशील इकाइयों में से एक मानी जाती है, जो आमतौर पर विशेष अभियानों और दुश्मन की गहरी घुसपैठ में इस्तेमाल की जाती है। इस हमले के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है और इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी करना शुरू कर दिया है। इस बीच गाजा के कई हिस्सों में रात भर भारी गोलाबारी की खबरें सामने आई हैं, जिससे वहां की मानवीय स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। इजरायली सेना ने अब तक इस घटना को लेकर आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है, लेकिन सैन्य हमलों में इसे एक बड़े नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। ईरान ने अब एक बहुत सख्त रुख अपनाया है। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। सरकारी निर्देश के मुताबिक पुलिस को साफ हिदायत दे दी गई है कि ऐसे सभी विदेशी जो कानूनी दस्तावेज के बिना ईरान में रह रहे हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके देश से बाहर निकाला जाए। लेकिन मामला सिर्फ अवैध प्रवासियों का नहीं है। ईरानी एजेंसियों ने खुलासा किया है कि इन विदेशी नागरिकों में से कई लोग सीधे तौर पर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। गुप्त सूचनाएं लीक करना, ईरान की सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करने की कोशिश करना है, ये सब उन पर लगाए गए आरोपों का एक हिस्सा है। कुछ को सुरक्षा बलों ने ईरानी सैन्य ठिकानों के पास संदिग्ध गतिविधियों में पकड़ा, तो कुछ ऐसे भी हैं जो स्थानीय निवासियों के बीच रहकर अंदरूनी तंत्र की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। ईरान के गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है और साफ कहा है कि चाहे वो किसी भी देश के हों, जो भी ईरान की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से घुसा है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया है, उसके साथ कोई रहम नहीं किया जाएगा। स्पेशलिस्ट का मानना है कि यह कदम सिर्फ आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि बाहरी दुश्मनों को एक सीधा संदेश देने के लिए भी उठाया गया है। ईरान अब चुप नहीं बैठेगा। जो भी उसके भीतर घुसकर आग लगाने की कोशिश करेगा, उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जब से गाजा में युद्ध की चिंगारी भड़की है, उस वक्त से लेकर अब तक एक नाम लगातार चर्चा में रहा है, यमन के हूती विद्रोही। एक ऐसा गुट जिसे पहले सिर्फ क्षेत्रीय संघर्षों तक सीमित माना जाता था, लेकिन गाजा पर इजरायली हमलों के बाद हूतियों ने जो भूमिका निभाई है, उसने उन्हें मुस्लिम दुनिया में एक अहम प्रतिरोध का आवाज बना दिया है। हूतियों ने शुरुआत से ही गाजा के प्रति खुला समर्थन जताया था। सिर्फ बयानों तक नहीं, बल्कि हथियारों और हमलों के जरिए भी उन्होंने इजराइल और उसके सहयोगियों को सीधे चुनौती दी थी। रेड सी और अरब सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हूती ड्रोन और मिसाइल हमले, ये सब महज एक सैन्य रणनीति नहीं थी, बल्कि गाजा के लिए घोषित एकजुटता थी। उन्होंने कई बार ये ऐलान किया कि जब तक गाजा पर बम गिरते रहेंगे, तब तक हूती मिसाइलें भी चुप नहीं बैठेंगी। इस जंग को हूतियों ने सिर्फ फिलिस्तीनी मुद्दा नहीं, बल्कि इस्लामिक उम्मा के सम्मान और एकता की लड़ाई कहा है। यही नहीं, यमन की राजधानी सना में लाखों लोगों ने हूतियों के नेतृत्व में इजराइल के खिलाफ विरोध रैलियां निकाली हैं।
हजारों की भीड़, हाथों में गाजा के झंडे और दिलों में इनकलाब की आग। हूथियों ने जनमानस की गाजा की लड़ाई को एक आंदोलन की शक्ल दे दी। और सबसे अहम बात यह है, जब हूथियों ने अमेरिका के ठिकानों पर जवाबी हमले किए तब भी वह पीछे नहीं हटे। उन्होंने खुले तौर पर कहा, अगर गाजा जलेगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। गाजा की एकता इस संघर्ष में यमन के हूथी सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि मोर्चे पर डटे सिपाही बनकर उभरे हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इरादों की मजबूती और जज्बों की आग अगर मौजूद हो तो दूरी, सीमाएं और हैसियत मायने नहीं रखती है। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ गाजा की नहीं है बल्कि हर उस जमीर की है जो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होता है। वॉशिंगटन की राजनीति में इन दिनों 3 नाम बहुत सुर्खियों में हैं: डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और मुमताज ममदानी। तीनों लोग अलग अलग मोर्चों पर खड़े हैं, लेकिन एक अदृश्य धागा उन्हें जोड़ता है: अमेरिका की बदलती राजनीति, नस्लीय पहचान और सत्ता की धुरी। ट्रंप की नीतियां ममदानी जैसे लोगों के अस्तित्व के लिए सीधा सवाल बन गई हैं। ममदानी, जिनका नाम इन दिनों अकादमिक और सामाजिक क्षेत्रों में लगातार गूंज रहा है, अमेरिकी समाज में मुसलमानों की भूमिका और पहचान पर गंभीर सवाल उठा रहा है, जबकि ट्रंप अपने पुराने रवैये पर कायम है। मुसलमानों को एक संभावित खतरे की तरह पेश करना और अप्रवासियों को अमेरिका की संस्कृति पर हमला मानना। ममदानी के विचारों को ट्रंप खतरनाक और डिवीजन फैलाने वाला करार देते हैं, जबकि उनके समर्थक इन्हें अमेरिकी लोकतंत्र की आत्मा के पक्ष में बताते हैं। दूसरी तरफ एलन मस्क इस पूरे विमर्श को एक और दिशा में ले जाते दिखाई दे रहे हैं। वे खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चैंपियन मानते हैं, लेकिन जब ममदानी जैसे आलोचक उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं तब मस्क उन्हें वामपंथी प्रचारक कहकर खारिज कर देते हैं। एक्स पर एलन मस्क ने ममदानी की आलोचनाओं को नकली सहिष्णुता का हिस्सा बताया और कहा कि अमेरिका को अब ऐसे बुद्धिजीवियों से आगे बढ़ना होगा जो सिर्फ इतिहास को कोसने में लगे रहते हैं। इस बीच ट्रंप और मस्क के बीच संबंध भी लगातार बदलते रहे। कभी मस्क ट्रंप की आलोचना करते थे, लेकिन 2024 की ओर बढ़ते हुए दोनों के संबंधों में फिर से गर्माहट आई है। ट्रंप मस्क को अमेरिकन इनोवेशन की पहचान बताते हैं और मस्क ट्रंप की मजबूत लीडरशिप की तारीफ करते हैं, खासकर चीन और अप्रवास नीति पर। लेकिन जब ममदानी जैसे विचारक इन दोनों पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो तकनीकी वर्चस्व को लेकर हो या नस्लवाद राजनीति को लेकर हो, तब ट्रंप और मस्क एक ही पाले में नजर आते हैं। एक तरफ जहां ममदानी ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग अब दमन के लिए हो रहा है, वहीं मस्क का मानना है कि वोकिज्म एक कैंसर है जो अमेरिका को भीतर से खा रहा है। अमेरिका की ये ट्रायंगल कहानी अब केवल विचारों की नहीं बल्कि सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप और मस्क हैं, प्रभाव, पैसा और शक्ति के प्रतीक। दूसरी तरफ ममदानी जैसे वो चेहरे हैं जो सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखते हैं, लेकिन जिनकी आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही। क्या अमेरिका इस संघर्ष से एक नई पहचान गढ़ेगा या फिर यह देश 3 हिस्सों में बंट जाएगा? पूंजी, राजनीति और विचारधारा के नाम पर जवाब अभी अधूरा है, लेकिन लड़ाई जरूर खुल चुकी है।